हेलो, बैठ जाइए जल्दी। कल टेस्ट दिए थे आप लोग? दिए थे? ओएमआर सीट चेक नहीं न हुआ था? हाँ, जिस रोज हम रहेंगे उस रोज चेक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा चेक करवा देंगे। ठीक है, आ जाइए। ज्योग्राफी में पहला नंबर चैप्टर में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोगों को देखना है। ठीक है, आ जाइए। मैथ का क्लास करने रहे हैं आप लोग? हाँ, देखिए 10 गो के आसपास मैथ पूछता है और जो सर कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट को अपने ध्यान में बैठाइए और उसी कंसेप्ट पर जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन सर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के आधार पर तैयार किए गए क्वेश्चन है और उसी आधार पर आपके पुलिस परीक्षा में जो है क्वेश्चन आएगा भी। और डेट जो है लगभग अब फिक्स हो गया है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर और 7 और 15 अक्टूबर। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ये 3 डेट में जो है आपका परीक्षा होगा। समझ गए? तो आ जाइए देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। कितना समुद्री मील? 12 समुद्री मील तक है। समझ गए? 12 समुद्री मील तक है। कहां काम कर रहा है जी? चलिए इसको समझिएगा आप। देखिए यहां पर भारत का मानचित्र है, समझिएगा आप। यहां पे भारत का मानचित्र है। एक बात बताइए आप हमको कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है, भारत की जो समुद्री तट रेखा है, ये समुद्री तट रेखा है। भारत की जो समुद्री तट रेखा है वह सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी? टेढ़ी मेढ़ी है ना जी। भारत की समुद्री तट रेखा आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। इस प्रकार से है भारत की समुद्री तट रेखा जो है आपको इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की समुद्री तट रेखा जो है आपको सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। भारत की समुद्री तट रेखा जो टेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को जो एक सीधी रेखा आपस में मिलाती है, भारत की समुद्री तट रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को एक सीधी रेखा आपस में मिलाती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है इसे आधार रेखा कहा जाता है। इसे आधार रेखा कहा जाता है, आधार रेखा कहा जाता है। और प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल और अनन्य क्षेत्र मंडल का जो निर्धारण होता है वो आधार रेखा से ही होता है। प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल और अनन्य क्षेत्र मंडल का जो निर्धारण होता है वो आधार रेखा से ही होता है, आधार रेखा से ही होता है। तो आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील। समुद्री मील कहिए या नॉटिकल मील कहिए, दोनों बात बराबरे है। और एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर, 1852 मीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। वही आधार रेखा से जो संलग्न क्षेत्र सीमा की लंबाई है वह है आपको 24 समुद्री मील या 24 नॉटिकल मील। और आधार रेखा से अनन्य
क्षेत्र सीमा की जो लंबाई है वह होता है आपको 200 समुद्री मील, वह होता है 200 नॉटिकल मील। समझ गए, 200 नॉटिकल मील। तो इसको आप सीधा सीधा आप याद रखिएगा। तो पहली बात आप हमको यह बताइएगा कि जो समुद्री तट रेखा है वह सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी? टेढ़ी मेढ़ी। दूसरी बात बताइएगा, टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रादेशिक जल सीमा हो, संलग्न क्षेत्र सीमा हो, अनन्य क्षेत्र सीमा हो, इसका निर्धारण कहां से होता है? आधार रेखा से होता है। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र सीमा की लंबाई, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र सीमा की लंबाई, आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र सीमा की लंबाई कितना? 200 समुद्री मील होता है। समझ गए। और एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर? 1852 मीटर होता है। चलिए, तो प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई तो लिखी हुई है और नोट में जो है संलग्न और अनन्य दोनों का लिखा हुआ होगा, पढ़ लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल 1751 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। यानी इस आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। याद रख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, यानी सबसे पुराना कौन है? देखिए, भारत की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो इसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर बीच में जो है मैदानी भाग है, तो इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। और दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय आकार का है। और प्रायद्वीप आप सब लोग जानते हैं, प्रायद्वीप उस भूभाग को कहा जाता है जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ हो। दक्षिणी भारत 3 तरफ जल, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी भाग में अरब सागर, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर। तो दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय आकृति की है और साथ ही साथ दक्षिणी भारत में जो है आपको पठार ही पठार नजर आते हैं। दक्षिणी भारत में पठार ही पठार नजर आते हैं, जिस वजह से इसे प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहा जाता है। और सबसे प्राचीनतम भूभाग की अगर आप बात करेंगे तो जो उत्तरी भारत, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है और प्रायद्वीपीय पठार है। इन सभी भूभागों में जो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, सबसे पुराना भूभाग है, वह है आपको प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठारी भूभाग। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठारी भूभाग, यही भारत का जो है आपको सबसे प्राचीनतम भूभाग है। सबसे प्राचीनतम भूभाग है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। तो सबसे प्राचीनतम है प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? कौन है? भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? कौन है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ मनाती है? म्यांमार के साथ 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 और श्रीलंका के साथ तो स्थलीय सीमा भारत बनाती ही नहीं है, तो श्रीलंका तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, यानी सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है? आपको बताए हुए हैं सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात, सबसे छोटी गोवा और दक्षिणी भारत में सबसे लंबी आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में सबसे लंबी आंध्र प्रदेश। याद रख लीजिएगा इसको। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा बनाता? कौन सा राज्य? सबसे छोटी और दक्षिण भारत में सबसे लंबी आंध्र
भारत के कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की सीमा 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको। 2 से अधिक यानी 3। 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होता है? 2 से अधिक क्या होता है? 3 होता है। 3। तो सीधा तौर पर आपसे यह पूछा जा रहा है, भारत के कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मतलब 2 से अधिक मतलब 3, यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का है। गौर से इस बात को समझिएगा, यहां पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है। भारत के कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 2 से अधिक क्या होता है? 3, यानी 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मतलब 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। समझ गए? कम से कम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाती है? तो अब आप मानचित्र पर आइए। जब आप मानचित्र पर आएंगे तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन बनाता है, यानी कौन ऐसे भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। तो देखिए यहां पर आप गौर कीजिएगा, सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन। तो सिक्किम 1 हो गया, सिक्किम 1 हो गया, पश्चिम बंगाल 2 हो गया। पश्चिम बंगाल 2, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पूर्वी भाग में भूटान, उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल और पूर्वी भाग में बांग्लादेश 2 हो गया ये। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में म्यांमार, उत्तरी भाग में चीन और पश्चिमी भाग में भूटान। तो अरुणाचल प्रदेश 3 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 3 हो गया। इसके बाद जो है आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है, 3 गो राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 गो राज्य है जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपको लद्दाख। कौन है? लद्दाख। लद्दाख के उत्तरी और पूर्वी भाग में चीन है, उत्तरी पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान है और उत्तरी पश्चिमी भाग में ही जो है आपको पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। तो चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा बनाती है, यानी ये भी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अर्थात 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और कौन कौन 3 है हमने आपको स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा आप देखिए, इस 4 के अलावा अन्य कोई भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम वो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता होगा या 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता होगा। 2 से अधिक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा कोई भी नहीं बनाता होगा। कुछ समझ पा रहे हैं आप इस बात? आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए आप सब लोग जानते हैं भारतीय मानक समय का यामयोत्तर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक है मौका, MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, C से A से आंध्र प्रदेश, A से, यही 5 राज्य से होकर गुजरती। 5 के अलावा अन्य किसी से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है? तेलंगाना। आंसर क्या हो जाएगा? D, तेलंगाना। क्या हो जाएगा आंसर? D, तेलंगाना। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार सबसे अधिक यही विस्तृत है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते होंगे। देखिए जो गुजरात का तट होता है इसे हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट। गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट कहते हैं। मुंबई के तट को कोंकण तट, कोंकण तट कहते हैं। और कर्नाटक के तट को केनरा तट, केनरा तट
या कन्नड़ तट कहते हैं, और केरल के तट को मालाबार तट, केरल के तट को मालाबार तट, और जो तमिलनाडु का तट होता है इसे कोरोमंडल तट, इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो आपसे जो है कोरोमंडल तट के विषय में ही पूछा जा रहा है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु। आप यहां पर देख सकते हैं काठियावाड़ तट, गुजरात, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक केंद्रा तट, केरल मालाबार तट, तमिलनाडु कोरोमंडल तट। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ये आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप एगो क्वेश्चन छूट गया है, बता देंगे, टेंशन क्या लेने का है, ठीक है। समझिएगा आप इस चीज को कि देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऊपरी हिस्सा अंडमान, नीचे वाला हिस्सा निकोबार। अंडमान में 4 गो बड़ा द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है, पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है। आजादी के काल में जब अंग्रेजों के द्वारा भारत के आंदोलनकारी या क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी जाती थी तो उसे सेलुलर जेल ही भेज दिया जाता था, पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल भेज दिया जाता था। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर कहां है, दक्षिणी अंडमान में, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। एगो 21 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मानचित्र पर आइए। मानचित्र पर जब आप आएंगे तो मन्नार की खाड़ी कहां है जानते हैं, ये जो तमिलनाडु का तट है और जो श्रीलंका है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो ये खाड़ी वाला हिस्सा है इसी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करें तो मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच है। इसका संबंध तमिलनाडु के तट से है, किसके तट से है, तमिलनाडु के तट से है। तो मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, तो मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। किसके तट के साथ अवस्थित है, तमिलनाडु। किसके तट के साथ अवस्थित है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। 22 नंबर तो हो ही गया। भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, केम्बे की खाड़ी में। देखिए खंभात की खाड़ी का नाम सुने हैं जी, खंभात की खाड़ी को ही केम्बे की खाड़ी कहा जाता है। जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी को ही केम्बे की खाड़ी कहा जाता है, और खंभात की खाड़ी में ही प्रवाल भित्ति नामक द्वीप नहीं पाई जाती है, या प्रवाल भित्ति नामक जीव नहीं पाई जाती है, प्रवाल भित्ति नामक जीव नहीं पाई जाती है। वही लक्षद्वीप हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, यहां पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। खंभात की खाड़ी अर्थात केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आंसर डी। नेक्स्ट, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगियाप दर्रा से। कौन दर्रा से, यांगियाप दर्रा। देखिए यहां पर आप समझिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी की अगर आप बात करेंगे तो तिब्बत के मानसरोवर झील के चैम युंगदुंग हिमनद से निकलती है, और यह अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है, इस दिशा में बहती है, तिब्बत में बहती है। तिब्बत में बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में यह यांगियाप दर्रे से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यह यांगियाप दर्रे से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है, फिर असम में बहती है, असम में बहने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो अरुणाचल प्रदेश के यांगियाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद सिपकिला दर्रा। देखिए जो सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा है आपको कहां, तो सिपकिला दर्रा है आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। शराब, स से सिपकिला, रा से रोहतांग, बा से बारालाचा।
बारालाचा। ईसब दर्रा है आपको हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है आपको जम्मू कश्मीर में है। जेलेपला सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला, जेलेपला ये दोनों सिक्किम में है। कहां है? सिक्किम में। ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। तो एक बार याद कर लीजिए, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा किस राज्य में है? नाथुला, जेलेपला, नाथुला, जेलेपला। अच्छा, यांगयाप दर्रा कौन राज्य में? हिमाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सॉरी अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा कहां है? यांगयाप दर्रा कहां है? और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश, किस दर्रे से? और अगर कहा जाए किस राज्य से प्रवेश करती है? किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? देखिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। कौन दर्रा है? काराकोरम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम, काराकोरम दर्रा है। और इसकी ऊंचाई है 5624 मीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम, और इसकी ऊंचाई है 5624 मीटर। तुजू दर्रा की अगर हम बात करें तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और इसके बाद बोमडीला दर्रा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड में माना ही नहीं बल्कि नीति हो गया, नीति दर्रा हो गया, लिपुलेख दर्रा हो गया, लिपुलेख दर्रा हो गया, और मुलिंगला दर्रा हो गया, मुलिंगला दर्रा हो गया। ये सब दर्रा अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी दर्रे जो है आपको उत्तराखंड में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में है, जो कि भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। याद रखिएगा। समझ गए तो बता दीजिए इस क्वेश्चन के अनुसार, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस अनुसार भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा। और काराकोरम दर्रा कहां है? कहां है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? तुजू दर्रा कहां है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट, जीवित जरपुल किस राज्य में है? मेघालय में। कहां है? मेघालय। जीवित जरपुल किस राज्य में है? मेघालय। जीवित जरपुल किस राज्य में है? मेघालय। भारत के कौन से राज्य 3 ओर से एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, सॉरी त्रिपुरा, सॉरी सॉरी त्रिपुरा। कौन? त्रिपुरा, सॉरी सॉरी त्रिपुरा। भारत के कौन से राज्य 3 ओर से एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? त्रिपुरा। देखिए, अगर आप त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये आपको त्रिपुरा है। आप देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा उत्तरी भाग में बांग्लादेश से सीमा साझा करती है, पश्चिमी भाग में बांग्लादेश से सीमा साझा करती है, और दक्षिणी भाग में बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से एक ही देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। किसके साथ? बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपको? त्रिपुरा। ठीक है, तो भारत के कौन से राज्य 3 ओर से एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते आए? भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता? कौन? त्रिपुरा। और त्रिपुरा 3 तरफ कौन से देश से घिरा हो? कौन देश से? बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य या संशासित प्रदेश है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जानते हैं? पश्चिम बंगाल जो है 2216 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। सभी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ? बांग्लादेश। पृथ्वी का
चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहां से गुजरता है? त्रिवेंद्रम से गुजरता है। कहां से गुजरता है? त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से गुजरता है। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहां से गुजरता है? त्रिवेंद्र। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहां से गुजरता है? त्रिवेंद्रम। याद रख लीजिएगा इसको। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहां से गुजरता है? त्रिवेंद्रम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? देखिए, भारतीय उपमहादेश में 5 गो देश शामिल है, और भारतीय उपमहादेश में जो 5 गो देश शामिल है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। यही 5 ऐसे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं। ये 5 के अलावा अन्य कोई भी देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं होते हैं। आगे, कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट। देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत है, भारत का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। यह भारत का पश्चिमी तटीय भाग है और यह भारत का पूर्वी तटीय भाग है। तो यह भारत का पूर्वी तटीय भाग है, पूर्वी तटीय भाग है, और यह भारत का पश्चिमी तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय भाग है। तो पश्चिमी तटीय भाग में आप सब लोग जानते हैं गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है, कर्नाटक के तट को केंद्रा या कन्नड़ तट कहा जाता है, और मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। तो ये जो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट है, ये सभी पश्चिमी तटीय भाग के अंतर्गत आता है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट, ये सभी पश्चिमी तटीय भाग के अंतर्गत आता है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, काठियावाड़ तट गुजरात का तट, ये पश्चिमी तटीय भाग में आता है, सही है ये। मालाबार तट केरल का तट, ये भी पश्चिमी तटीय भाग में आता है, सही है ये। कोंकण तट महाराष्ट्र का तट, कोंकण तट पश्चिमी तटीय भाग में आता है। तो कौन पश्चिमी तटीय भाग में नहीं आता? उत्तरी सरकार तट। और उत्तरी सरकार तट की अगर आप बात करेंगे तो यह पूर्वी तटीय भाग में आता। कहां आता? पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग में आता, पूर्वी तटीय भाग में आता है। मानचित्र पर आप आएंगे तो ये जो आपको तमिलनाडु का तट है, ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। फिर जो है आंध्र प्रदेश का तट, ये गोलकुंडा तट हो जाएगा। फिर इससे ऊपरी तट उत्तरी सरकार तट हो जाएगा, और ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, समझ गए। तो जो उत्तरी सरकार तट है, ये पूर्वी तटीय भाग के अंतर्गत आता है, ना कि पश्चिमी तटीय भाग के अंतर्गत। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। न्यूमूर द्वीप, कोको द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, गंगा सागर। रामेश्वरम। देखिए ध्यान दीजिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम द्वीप यहां पर आता है, भारत और श्रीलंका के बीच। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑप्शन में न्यूमूर द्वीप की बात करेंगे, कोको द्वीप की बात करेंगे और गंगा सागर द्वीप की बात करेंगे, तो देखिए न्यूमूर द्वीप यहां पर है, न्यूमूर द्वीप यहां पर है, बंगाल की खाड़ी में है, बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित है ये। फिर गंगा सागर द्वीप भी आपको यहीं पर है, कोको द्वीप जो है आपको यहां पर है। तो भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम आता है, ना कि न्यूमूर द्वीप, ना ही गंगा सागर द्वीप और ना ही कोको द्वीप। कोको द्वीप भारत और म्यांमार के बीच आता है, गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच आता है, समझ गए। रामेश्वरम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? अहमदाबाद गांधीनगर है गुजरात में, हुबली और धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है और दोनों जुड़वा नगर कहलाता है, यह भी सही है। त्रिशूर और तिरुवस्ला नहीं है ये। कटक और भुवनेश्वर ओडिशा में है, यह भी जुड़वा शहर में आता है,
यह भी जुड़वा शहर में आता है। फिर हैदराबाद सिकंदराबाद, वो भी जुड़वा शहर में आता है। तो ध्यान रखें, भारत में हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा नगर में आता है, अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा नगर में आता है, हुबली धारवाड़ जुड़वा नगर में आता है, कटक भुवनेश्वर जुड़वा नगर में आता है। ये सब भी शहर जुड़वा नगर में आता है। त्रिशूर और तिरुवसला नहीं आता है। आंसर सी। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के 3 बड़े राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपने बिहार का स्थान केमा है? 12वां। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? श्रीलंका। हिंदुस्तान और श्रीलंका, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है। कौन सही सुमेलित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आजादी के काल में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस ने शहीद और स्वराज द्वीप रखा। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झंडा फहराया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झंडा फहराया था। उस झंडा तोलन का 75 वर्ष 2018 ईस्वी में पूरा हुआ। और जब सुभाष चंद्र बोस के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झंडा तोलन को 75 वर्ष 2018 में पूरा हुआ, तो उस उपलक्ष्य में हमारे मोदी जी ने तिरंगा झंडा लाल किला से फहराने का काम किया था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ 3 द्वीप का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परिवर्तित किया गया था। नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप, रास द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया, हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया और रास द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। तो ये सभी सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है? उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी। चलिए, इस प्रकार से जो है चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। एक लड़का हमको टेलीग्राम पर मैसेज किया था, सर ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारा गलत है। क्या वो गलत है? आंसर आप हमको बताइए। एक भी गलत है? एकदम अकलोलवा, बकलोलवा, ढकलोलवा, नकलोलवा, जिसको कुछ आता उता है नहीं, सीधा देखेगा, नहीं जानता है, गलत है। अरे नहीं जानता है यार, तुम जानो ना, सीधे क्यों कह दे रहे हो कि गलत है? एक वो गलत है जी। चलिए 1 मिनट में 1 से लेकर के 36-37 तक क्वेश्चन पढ़िए। अभी तुरंत उठा करके पूछेंगे, तुरंत उठा के पूछेंगे। 1 मिनट में पढ़िए। ये जवाब नहीं दीजिए तब हम आपको दिखाते हैं। खाली जवाब नहीं दीजिए आप, जल्दी। पेन दीजिए तो एगो हीरो है, हीरो पेन दीजिए ना। पकड़िए।
पढ़ लिए जी, पढ़ लिए। लड़के खड़ा हो, अरे खड़ा होइए ना जी। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीनतम है? बैठ जाइए। अरे लड़का खड़ा होइए उधर। चार गो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दो से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। चारों का नाम बोलिए। तेलंगाना है, बताइए तो ये उठा के पटकने वाला है कि ना है? खड़ा रहो तुम अब। ए लड़के खड़ा हो जाए। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है? अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम, नेपा का फुल फॉर्म बोलिए। ए लड़का खड़ा हो, ये खड़ा हो। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई है? उत्तर से दक्षिण में लंबाई है? ए लड़की खड़ो। भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? बैठ जाइए। ए लड़का खड़ा हो, खड़ा होइए। कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? बंगाल, बंगाल। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो। इधर 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 इधर। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला अक्षांश, इधर इधर इधर। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला अक्षांश रेखा 8 डिग्री जी, 8 डिग्री। है लड़की खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। पोर्ट ब्लेयर कौन अंडमान में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान। बैठ जाइए। हे लड़का खड़ा हो। भारत के संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई है? संलग्न क्षेत्र मंडल खड़ा 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 हो जाइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? लड़की खड़ा हो जाए, खड़ा हो। जीवित जल पुल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बताइए सब, बताइए ये सब का अभी तुरंत बताए हैं। बताइए, लीजिए। किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? चलिए आ जाइए, अब 2 नंबर चैप्टर पे आइए। भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है? बताइए ये सब का क्या हाल है? अभी तुरंत न बताए हैं। ज्योग्राफी का वीडियो बोले देखने के लिए, फिर क्लास में करवा रहे हैं। पता नहीं आप लोग किस मिट्टी के बने हुए। आप लोग को तो नोबेल प्राइज से भी बड़ा प्राइज मिलना चाहिए। आप लोग के सामने नोबेल भी छोटा है, समझे? आ जाइए अब चैप्टर नंबर 2 पे। आइए इधर। भारत का भौतिक स्वरूप देखिए। भारत आपको है, अब इधर आइए ना जी। अजीब हाल है इस सब का। भारत
की बात करें हम, तो भारत में कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है और कहीं मैदान है। हर जगह ना मैदान है, हर जगह ना पठार है, हर जगह ना पहाड़ है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत है। फिर आपको 18.6% भूभाग पर पहाड़ है, और फिर आपको 27.7% भूभाग पर पठार है, और बाद बाकी भूभाग पर आपको मैदान है। मैदान है 43.0। ठीक है, 100% आ जाएगा। देखिए इसमें पर्वत पहाड़ मैदान, पर्वत पहाड़ पठार मैदान। देखिए जो सबसे ऊंचा भूभाग होता है, सबसे ऊंचा भूभाग होता है वह आपको पर्वत, जो उससे कम होता है पहाड़, जो उससे कम होता है पठार, और जो सबसे कम होता है मैदान। मैदानी भाग, धरातलीय भाग को ही मैदानी भाग कहा जाता है। धरातलीय या समतलीय भाग को ही मैदानी भाग कहा जाता है। पठारी भाग की अगर आप बात करेंगे तो धरातल से कम 500 मीटर ऊपर उठा हुआ वैसा स्थल जिसका शीर्ष जो है मेजाकार हो, जिसका शीर्ष मेजाकार हो, उसी को पठार कहा जाता है। फिर पहाड़ और पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो पहाड़ और पर्वत की अगर हम बात करें तो पहाड़ और पर्वत धरातल से कम 1000 मीटर उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो, उसी को पर्वत या पहाड़ कहा जाता है। पर्वत का ही छोटा भाई पहाड़ होता है। पर्वत अधिक ऊंचा होता है और पर्वत की तुलना में पहाड़ कम ऊंचा होता है। पर्वत की तुलना में पहाड़ कम ऊंचा होता है। पर्वतों की अगर हम बात करें तो पर्वत की ऊंचाई जो है सामान्य तौर पर 1000 मीटर से अधिक होता है, और पहाड़ की ऊंचाई जो है आपको 700-800 मीटर भी होता है, 1000 मीटर भी होता है, 1200 मीटर भी होता है, 1500 मीटर भी होता है। पर्वत का ही छोटा भाग, एक प्रकार से छोटा भाई एक प्रकार से कह लीजिए पहाड़ है। समझ गए, पहाड़ है। तो इसको आप याद रखिएगा, आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। एक सेकंड में ये याद कर लेते हैं, भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत है? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। आ जाइए क्वेश्चन पे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो पर्वत 10.7, पर्वत 10.7 और पहाड़ 18.6। 7 6 13, 8 1 9 2 29.3। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत है? नहीं ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? 27.7। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। हिमालय देखिए, ध्यान दीजिएगा आप यहां पर, भारत के उत्तरी भाग में जो पर्वत है वह हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तरी भाग में जो पर्वत है वह कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। और आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले तेथिस नामक सागर हुआ करता था। तेथिस नामक सागर हुआ करता था। आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले तेथिस नामक सागर हुआ करता था। और हिमालय पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। हिमालय पर्वत की अगर बात की जाए तो हिमालय पर्वत की जो आकृति है वह आपको धनुषाकार है। जब आप दूर से हिमालय पर्वत को देखेंगे ना तो वह धनुष के आकार का दिखेगा, मतलब इस आकार का दिखेगा। धनुष आप लोग निश्चित तौर पर बचपन में देखे हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखे होंगे। इस प्रकार का होता है ना जी।
तो जब आप हिमालय पर्वत को दूर से देखेंगे तो धनुष के आकार का जो है आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। और हिमालय एक प्रकार का बलित पर्वत है। और हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो इसे प्रादेशिक तौर पर 4 भाग में बांटा गया है और इसे भौगोलिक तौर पर भी 4 भाग में बांटा गया है। इसे प्रादेशिक तौर पर जो 4 भाग में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। प्रादेशिक तौर पर जो इसका विभाजन हुआ है, नदियों के सीमा के आधार पर प्रादेशिक तौर पर इसका विभाजन हुआ है। तो देखिए आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो हिमालय है इसे पंजाब हिमालय, सतलज से लेकर काली नदी तक जो हिमालय है इसे कुमायूं हिमालय, और काली से लेकर तीस्ता नदी तक जो हिमालय है इसे नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, या ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है उसका नाम है दिहांग, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी उसका नाम है दिहांग। तीस्ता से लेकर दिहांग नदी या तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय है उसे कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो ध्यान दीजिएगा यहां से आपसे पूछा जाता है सिंधु से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु से लेकर सतलज नदी तक जो हिमालय उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज से लेकर काली नदी तक जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। काली से लेकर तीस्ता नदी तक जो हिमालय है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय है इसे कहा जाता है असम हिमालय। क्या कहा जाता है? असम हिमालय। समझ गए? तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। हिमालय पर्वत भारत के किस भाग में है? उत्तर में है। और इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार। यह किधर से किधर फैली हुई? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से। प्रादेशिक तौर पर इसे कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, सतलज से काली, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। क्लियर है ये बात? आइए, हिमालय होगा। आगे, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय बलित पहाड़ है या बलित पर्वत है? कैसा है? बलित। कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको कंचनजंगा, कंचन। देखिए यहां पर आप समझिएगा, यहां पर एक बात हम आपको समझाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंचनजंगा हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक बात समझाते हैं। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वहां पर भी हम आपको यह बात समझाए होंगे, लेकिन जो नहीं देखे होंगे, जो नालायक, निकम्मा, बेहया है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। उसका ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। देखिए अब आप समझिएगा। देखिए, जैसे हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर 4 भाग में बांटा गया है, उसी प्रकार से हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर भी 4 भाग में बांटा गया है। और हिमालय पर्वत को जो भौगोलिक तौर पर 4 भाग में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत को जो है भौगोलिक तौर पर जो 4 भाग में बांटा गया है, सबसे उत्तरी भाग में है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में है शिवालिक। क्या है? शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक। ठीक है। देखिए अब ट्रांस हिमालय की अगर आप बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा ले। मुख्य हिमालय के अंतर्गत मुख्य तौर पर बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आता है। भौगोलिक तौर पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। लेकिन ध्यान रहे कि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन ध्यान रहे कि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत। क्लियर है ये बात? ट्रांस हिमालय का विस्तार एक तो तिब्बत के क्षेत्र में है,
ज्यादा इसका विस्तार तिब्बत के क्षेत्र में ही है, इसी वजह से इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में ट्रांस हिमालय के विस्तार को देखें तो भारत के संदर्भ में ट्रांस हिमालय का विस्तार है लद्दाख के क्षेत्र में। कहां है? लद्दाख के क्षेत्र में। भारत के संदर्भ में ट्रांस हिमालय का विस्तार है लद्दाख के क्षेत्र में। कहां है? लद्दाख के क्षेत्र में। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है। क्या होता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी, और काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले इसका जो पूर्व नाम है वह है कृष्णागिरी। क्या है पूर्व नाम? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी। और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत K2 या गाडविन ऑस्टिन आता है। K2 या गाडविन ऑस्टिन। और जो K2 या गाडविन ऑस्टिन आता है इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। जो K2 या गाडविन ऑस्टिन है यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो K2 या गाडविन ऑस्टिन है यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 या गाडविन ऑस्टिन। लेकिन ध्यान रहे कि K2 या गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तथा K2 या गाडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। K2 या गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन ध्यान रहे कि यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है। वही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। जो कि कहां है? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। लेकिन कुछ स्रोत यह बताता है इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो गई है, जिस वजह से इसकी ऊंचाई हो गई है 8850 मीटर। 8850 मीटर। अगर वृद्धि मान करके चलेंगे तो 8850 मीटर, और अगर आप वृद्धि मान करके नहीं चलेंगे तो 8848 मीटर। तो यह बात क्लियर हुआ? तो एक बात बताइए, भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को कितने भागों में? क्या ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का अंग है? ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का अंग है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम आता है। काराकोरम में K2 या गाडविन ऑस्टिन आता है। K2 या गाडविन ऑस्टिन का पूर्व नाम आए, और K2 या गाडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आए। इसकी ऊंचाई विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8800। अच्छा, इसके बाद अब देखिएगा ट्रांस हिमालय के समानांतर बृहद हिमालय है। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं सब बृहद हिमालय में है। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं सब बृहद हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट भी बृहद हिमालय में ही आता है, और कंचनजंगा भी बृहद हिमालय में ही आता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सिक्किम और नेपाल के सीमा पर यहां पर कंचनजंगा है। सिक्किम और नेपाल के सीमा पर यहां पर कंचनजंगा है, और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह सिक्किम में है। और कंचनजंगा बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, और बृहद हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है। बृहद हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रहे कि अगर आपसे पूछा जाए हिमालय के अंतर्गत आने वाली भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो हिमालय के अंतर्गत आने वाली भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचन। कौन है? कंचन। हिमालय के अंतर्गत आने वाली भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचन। हिमालय के अंतर्गत आने वाली भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय के अंतर्गत आने वाली भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम। किस राज्य में? कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा किस राज्य में है? इसकी ऊंचाई और यह विश्व की केमी सबसे ऊंची केमी। तो देखिए क्रम संख्या से अगर 3 गो ऊंचे पर्वत चोटी का नाम पूछे तो माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। क्लियर है ये बात? अगर सीधे तौर पर पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो K2 या गाडविन ऑस्टिन? क्या? अगर सीधे तौर पर पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर पूछे हिमालय में भारत की सबसे ऊंची पर्वत, ये बात समझ पा रहे हैं आप?
अगर सीधे तौर पर पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, K2 या हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत, कंचन विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत, विश्व के 3 बड़े पर्वतों का क्रम बोलिए। माउंट एवरेस्ट K2, माउंट एवरेस्ट K2 और कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट K2 और, क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखिए। जैसे ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहा जाता है, वैसे बृहद हिमालय को महान हिमालय, उच्च हिमालय, भीतरी हिमालय, हिमाद्री, इन सभी नामों से जाना जाता है। फिर लघु हिमालय को मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है या दक्षिणी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक को दक्षिणी हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ यह सब बात? आगे आ जाइए। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तेथीज। किससे? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? आय गाडविन काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णा गिरी। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच? सतलज और सिंधु और सतलज के बीच। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, आए नेपाल ना, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र असम ना। क्लियर हुआ? आगे। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता? बाह्य हिमालय ना। चलिए मेरा टाइम खत्म हो गया, ठीक है। इससे आगे बैठ जाइए। अब आप लोग जो है ना, आप जाइए, लड़की लोग जाइए घास छीलिए घर पे, ठीक है। और लड़का लोग जाइए भैंस खरीदिए, भैंस चराइए, दूध खाइए, मजा में जिंदगी जिए। आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है, समझे? तुरंत पढ़ा करके थोड़ा देर में पूछते हैं। कल ई चैप्टर खत्म हो जाएगा। 40 चैप्टर एवरेज, 40 क्वेश्चन। प्रयास ये रहेगा एक दिन में एक चैप्टर खत्म, ठीक है। हाँ, कल ई चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे उठना बैठना नहीं है। 2 घंटा का परीक्षा होता है, 2 घंटा तक एकदम उठकी बैठकी न, जो होता है जगह पे कर लीजिए आप, समझ गए? 1 घंटा में इस सबको सब चीज लग जाता है, समझ गए? आप देखे हैं ना, हम 3.5 घंटा 4 घंटा तक लगातार क्लास लिए हैं ना, तो फिर चलिए उठना बैठना ना है, उठिएगा बैठिएगा 15 मिनट खत्म। मैथ वाले सर आ गए हैं, मैथ का क्लास कीजिए आप लोग, ठीक है। मैथ भी खत्म हो जाएगा। आज सर से बात कर रहे थे, बोले एकदम 1 अक्टूबर से पहले खत्म हो जाएगा। रविवार को थोड़ा सा पहले बुलाएंगे, ठीक है। मैथ वाले सर बोले हैं रविवार को थोड़ा पहले बुलाएंगे। सर अपना अनाउंसमेंट कर देंगे क्या बजे बुलाएंगे। ऐसे हम तो कर ही देते हैं। और कल टेस्ट हुआ है, कल के टेस्ट का जो है ये होगा, समझ गए? तो इससे आगे मिलते हैं हम कल 12:30 बजे। और आज भी तो मिलेंगे 4 बजे। हाँ, आज भी मिलते हैं 4 बजे हिस्ट्री के साथ।